नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, फॉरेस्ट एसआई के लिए जीके की सीरीज हमारी चल रही है। इससे पहले कि मैं आपका सेशन प्रारंभ करूं, मैं एक मिस्टेक सुधारना चाहता हूं। वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें एक प्रश्न आया था, वन महोत्सव का संबंध किससे है। उस प्रश्न का उत्तर तो हमने बिल्कुल सही बताया था, पेड़ लगाने से, लेकिन एक्सप्लेनेशन देते टाइम वन महोत्सव की शुरुआत 1950 के स्थान पर मैंने 1960 बता दी थी। तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी जी के द्वारा 1950 में की गई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अलग है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम अलग है। पूछा जाए आपसे अधिनियम कब का है, तो अधिनियम है सन 2002 का, और इसी अधिनियम के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या करता है, तो ये यहां पर मैंने आपको उसको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक और स्वायत्त शासी निकाय है। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण काम करता है। यह जैव चोरी को रोकता है, देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक एवं जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, जो भी पेटेंट या कॉपीराइट होते हैं, उनके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप किसी जैव प्रोडक्ट पर, बायो प्रोडक्ट पर पेटेंट चाहते हो तो आपको एनबीए की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में 7 अधिनियम आते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से 7 अधिनियम हैं और कौन कौन से अधिनियम इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्नों के माध्यम से मैंने वो 7 अधिनियम इसमें कवर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनजीटी के कार्य क्षेत्र में आता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 भी एनजीटी के कार्य क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 भी एनजीटी के कार्य क्षेत्र में आता है। किंतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यदि इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो एनजीटी उसकी सुनवाई नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम के संबंध में सुनवाई की शक्ति एनजीटी के पास नहीं है। 3 अधिनियम हमने वहां देखे। चौथा, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। यानी कुल 6 अधिनियम हो गए जिनकी सुनवाई करता है एनजीटी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधिकार क्षेत्र एनजीटी के पास नहीं है। साथ ही भारतीय वन अधिनियम 1927 का अधिकार भी एनजीटी के पास नहीं है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन एक और बचता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसका अधिकार एनजीटी के पास है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधिकार एनजीटी के पास नहीं है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का अधिकार एनजीटी के पास नहीं है, किंतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अधिकार एनजीटी के पास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। बायो कार्बन फंड फॉर इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये पूरा का पूरा एक ही है। बायो कार्बन फंड फॉर इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका प्रबंधन करता है विश्व बैंक। क्या उद्देश्य है इसका, तो विकासशील देशों में वनों के निर्वनीकरण को रोकना या वनों की कमी को रोकना। हाँ, गला थोड़ा खराब है दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। वनों की कमी को रोकना।
तो विकासशील देशों में वनों की कमी को रोकना यह बायोकार्बन फंड फॉर इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का उद्देश्य है। और इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन करता है विश्व बैंक। चलिए अगला देखते हैं। कुछ अधिनियम दिए हुए हैं और वो अधिनियम कब के हैं आपको वो दिया हुआ और आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हम सभी को याद हो चुका होगा अब तक, 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये सुमेलित है दोस्तों और एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 ये कब का? ये है 1986 का। जैव विविधता अधिनियम अभी अभी हमने पढ़ा 2002 का है। जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब हुआ? वो हुआ 2003 में। जबकि अधिनियम कब का है? तो अधिनियम है 2002 का। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात करें सामाजिक वानिकी की, समाज का वनों के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसी को सामाजिक वानिकी के तौर पर समझा जा सकता है। तो सामाजिक वानिकी के माध्यम से ईंधन, लकड़ी, चारा और घास की उपलब्धता के साथ साथ सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम करना है। यानी कि लकड़ी, चारा और घास के लिए जो आसपास के वन क्षेत्र होते हैं उन पर दबाव को कम करना सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी में वन प्रबंधन और सुरक्षा में लोगों की भूमिका होती है। वनों की रक्षा करना आसपास रहने वाले लोगों का मौलिक कर्तव्य होता है। तो सामाजिक वानिकी में वन प्रबंधन और सुरक्षा में लोगों की भूमिका होती है। सामाजिक वानिकी में योजना का एक लक्ष्य बंजर भूमियों का वनीकरण करना है। यहां तक तो ठीक है दोस्तों। वनों के आसपास रहने वाले समुदाय के पास उपलब्ध बीजों से वनों का विकास किया जाता है, ये गलत है। बीज देना सरकार का काम है। सरकार का काम है। समुदाय यानी लोगों का काम क्या है? समुदाय का काम है वृक्षों की रक्षा करना। वृक्षों की रक्षा करना। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। जबकि सामाजिक वानिकी ने मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और अनुपयोगी भूमियों जैसे जंगली भूमि, बंजर भूमि और सीमांत भूमि के वनीकरण में मदद की है। यह कथन भी हमारा सही है। निम्न में से कौन केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के, यहां मंत्री को काट लीजिए दोस्तों, यहां अध्यक्ष लिख लीजिए, टाइपिंग एरर है। यानी केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अक्सर भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन में होता है और हमें लगता है कि इसका उत्तर जो है भारत के प्रधानमंत्री। जबकि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भी होते हैं वही केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ही होते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? यदि आपसे ये पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? देखिए कई सारी समितियां हमें पढ़नी है। गौडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति हमने कल पढ़ी थी जो कि वेस्टर्न घाट के लिए निर्मित की गई थी। जबकि जेसी कालरा नहीं बल्कि जेसी काला समिति है, एक कालरा समिति नहीं है कोई भी, जेसी काला समिति है जो NWAP 3 के लिए सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी। NWAP 3 कब तक चलेगा? तो 2031 तक, यानी अभी प्रभाव में NWAP 3 ही है। इस सभी के बारे में हमने अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में चर्चा करी है। जबकि यदि बात करें पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा करने के लिए तो वो हो जाएगी TSR सुब्रमण्यम समिति। ध्यान रखिएगा कुल 6 अधिनियम हैं जिनकी समीक्षा करने के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। यदि कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पहला कानून है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तीसरा है भारतीय वन्य अधिनियम 1927, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, पेशा अधिनियम 1986, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, सॉरी पेशा अधिनियम 1996, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये 6 अधिनियम हैं जिनकी समीक्षा करने के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला है गोवर्धन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है गोवर्धन योजना, आपसे उसके संबंध में असत्य कथन पूछ रहे हैं। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में लागू की गई थी। बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में ही गोवर्धन योजना को लागू किया गया था। गोवर्धन योजना जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित की जाती है। जी हाँ, मंत्रालय कौन सा है गोवर्धन योजना को कार्यान्वित करने वाला? जल शक्ति मंत्रालय। अगला है सभी ग्राम पंचायतें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी ग्राम पंचायतें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती। तो फिर कौन सी ग्राम पंचायतें ये पात्रताएं रखती हैं, इस पर अभी हम देख लेते हैं। केवल वही ग्राम पंचायत गोवर्धन योजना की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परियोजना के तहत ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का लाभ नहीं लिया। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अधीन ही गोवर्धन योजना भी चलाई जाती है। यदि आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ ले लिया है तो आप गोवर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं ले सकते। यदि आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं लिया तब आप गोवर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ ले सकते हैं। यानी दोनों जगह नहीं ले सकते, एक ही जगह ले सकते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जिन्होंने नहीं लिया है वित्तीय सहायता का लाभ वे ही ग्राम पंचायतें ले सकती हैं, और वहां लिखा हुआ है सभी, तो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध निम्न में से किससे रहा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो बहुत ही अच्छी डांसर रही हैं, जो बहुत ही अच्छी समाज सेविका पर्यावरणविद रही हैं, एक्टिव पर्यावरणविद ये रही हैं। और आपको याद होगा पशु क्रूरता अधिनियम 1960, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, इसी के आधार पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1962 में। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया था चेन्नई में। और ये चेन्नई में जिस प्रॉपर्टी पर यह मुख्यालय बनाया गया था वो प्रॉपर्टी रुक्मणी देवी अरुंडेल ही की थी, और इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थी वो भी रुक्मणी देवी अरुंडेल ही थी। बाद में इसका मुख्यालय या वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहां स्थानांतरित कर दिया गया? तो वर्तमान में कर दिया गया है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ कहां पड़ता है? बल्लभगढ़ पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। तो अगर आपसे जिला दे रखा हो तो फरीदाबाद हो जाएगा, राज्य दे रखा हो तो हरियाणा हो जाएगा, जगह दे रखी हो तो बल्लभगढ़। पूर्व में मुख्यालय कहां था? चेन्नई में। गठन कब हुआ? 1962 में। किस अधिनियम के तहत हुआ? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत। और रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से। चलिए अगला प्रश्न है, सलीम अली थे। सलीम अली, आप में से बहुत से ने सलीम अली का नाम सुन रखा होगा। सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरणविद थे। और कल हमने एक सोसाइटी पढ़ी थी, शायद अंतिम प्रश्न था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे सलीम अली। तो सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस वर्ष उद्योगों के लिए OCEMS अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए सबसे पहले आप OCEMS का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो OCEMS का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। OCEMS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंटिन्यूअस ई से हो जाएगा एमिशन
मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये एक उद्योगों पर निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसका नाम है ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में OCEMS कहते हैं। और केंद्रीय पशु नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को अनिवार्य रूप से निर्देश दिए 2015 में कि आपको यह सिस्टम बनाना पड़ेगा OCEMS, और जिन उद्योगों में यह सिस्टम नहीं बनाया जा सकता उन उद्योगों को बंद करना होगा। यानी बहुत सख्त रुख अपनाया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। और कब से OCEMS को अनिवार्य कर दिया गया? तो सन 2015 से OCEMS को अनिवार्य कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई है? आपसे पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत की गई है, तो अधिनियम हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। मंत्रालय पूछ ले तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स, यानी कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसे साइट्स के नाम से जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। आपसे पूछ रहे हैं भारत कब इसका पक्षकार बना, यानी भारत ने कब इस समझौते में शामिल किया अपने आप को? तो 1976 से भारत इस समझौते का एक पक्षकार है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके निर्णय को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दिसंबर 1984 में, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया। लेकिन किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों को जो है लागू करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था? तो वो हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर आपसे पूछ ले कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन के बाद तुरंत बाद भारत में एक अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। हालांकि प्रश्न उसके विषय में नहीं है, प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसके निर्णय को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए हैं? देखिए पर्यावरण के लिए विश्व विशेष रूप से कुछ चिंतित नहीं था, ये तो पिछले कुछ 20 सालों से एक्टिव हो गया है, पर्यावरण करने लग गया है विश्व। पहले बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई है इस पर्यावरण की इस विश्व के द्वारा। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए, तो वह देश हो जाएगा भारत। 7वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी सभी महत्वपूर्ण संविधानों में प्रावधानों में संविधान के भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए हैं। किस किस में किए हैं देखेंगे हम आगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, वन एवं वन्यजीव संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची जो कि शक्तियों के विभाजन करती है, उसमें 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपसे पूछ रहा है वन एवं वन्य जीव संविधान की किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत असत्य कथन को पहचानिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, इसके तहत आपको असत्य कथन पहचानना है। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करता है, यह भी ठीक है। राज्य सरकारों को विशेष जानवरों को हिंसक घोषित करने का अधिकार है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1991 से पहले इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को कुछ जानवरों को हिंसक घोषित करने का अधिकार था, और एक बार एक जानवर हिंसक घोषित हो गया तो उसे मारा जा सकता था, ऐसे कई चीजें थी। लेकिन 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन के बाद अब राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी विशेष जानवर को हिंसक घोषित कर सकें, अब नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा कथन जो है गलत हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा, सी। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न,
और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को चिन्हित किया गया? 3 राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजनाएं हैं, एक NWAP जिसे NWAP1 कह सकते हैं, NWAP2 और NWAP3, यानी चौथी तो कोई आई नहीं है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। ये रही थी आपकी 1983 से लेकर के 2001 के मध्य में, दूसरी रही थी 2002 से 2016 तक, और तीसरी 2017 से 2031 तक। तो ये जो तीसरी वाली है ना, इसी में वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो रहा है, इस विषय में चिंता व्यक्त की गई थी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? NWAP3। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले पशुधन का प्रतिरक्षण अनिवार्य कर दिया गया? देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में एक प्रश्न आया था, इको सेंसिटिव जोन, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा, जो कि आघात अवशोषक का कार्य करता है। उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा इस प्रश्न को। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर के दायरे को प्रतिरक्षण अनिवार्य कर दिया गया, यानी वहां रहने वाले सभी जानवरों का टीकाकरण किया जाएगा। देखिए, किसी नेशनल पार्क के बाहर यदि कोई जानवर रहता है और उसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, तो क्या वो जंगल में नहीं आएगा? कोई गार्ड बैठा है क्या जो उसे जंगल में आने से रोकेगा, उसका कोई आई कार्ड चेक करेगा? नहीं, वो जंगल में आएगा, बाहर जाएगा, तो वो जंगल के जानवरों को भी बीमार करेगा। तो जंगल का प्रतिरक्षण तो किया ही जाता है, जंगल के जानवरों का टीकाकरण तो किया ही जाता है, लेकिन उस नेशनल पार्क के, उस अभयारण्य के 5 किलोमीटर के दायरे में भी पशुधन का प्रतिरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद की पालना के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उत्पत्ति हुई है? आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मूल छुपा हुआ है। तो अनुच्छेद 48A राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48A, जो घोषणा करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य की ड्यूटी है कि वो वनों और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, और उन्हीं की रक्षा करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया है, उस अधिनियम का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की बात कहां की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 48A में। अगर आपसे सूची पूछ ले जाए तो 7वीं सूची के राज्य सूची का यह विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत नहीं की गई? वन्यजीव अभयारण्य, इनकी स्थापना वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थापना भी वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। साथ ही जैविक उद्यान, इनकी स्थापना भी वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। जबकि ये जो जैव मंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी स्थापना इस अधिनियम के तहत नहीं की जाती, इनकी स्थापना की जाती है मानव और जैव कार्यक्रमों के तहत। मानव और जैव कार्यक्रमों के तहत। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से कहां राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ नहीं है? देखिए, इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? तो इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली में। इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, जबकि इसकी 4 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। 4 क्षेत्रीय पीठ भी हैं, और 4 क्षेत्रीय पीठ कहां पर हैं? एक है पुणे में, एक है भोपाल में, एक है चेन्नई में, और चौथी कहां पर है? चौथी हैदराबाद में नहीं है, बल्कि कोलकाता, या जिसे आप कलकत्ता कहें, वहां पर है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी हैदराबाद में इसकी क्षेत्रीय पीठ नहीं है। चलिए अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? देखिए, संविधान में ऐसा कोई भी डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं है जिसमें कि पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया हो, लेकिन अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ और राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी देता है,
उस अधिकार के तहत यानी अनुच्छेद 21 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एक मानव को स्वच्छ पर्यावरण का, स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार है। जब एक बात बताइए, अगर आपको साफ, स्वस्थ, सुरक्षित पर्यावरण ही नहीं मिलेगा तो लाइफ विद डिग्निटी कैसे जी लोगे आप? तो अनुच्छेद 21 के तहत कई अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं? मौलिक अधिकार अभी अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 48A में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करे, और मौलिक कर्तव्य यानी 51A के तहत हर मानव का यह कर्तव्य, हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। साथ ही 7वीं अनुसूची में यह राज्य सूची का विषय है। चलिए याद रखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हुए हैं और उनके सामने दिया हुआ है कि वो कहां पर है, आपको बताना है इसमें से कौन असुमेलित है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, बात करें उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह जबलपुर में ही स्थित है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये जोरहाट कहां पड़ता है आपका? असम में पड़ता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर में नहीं है दोस्तों, ये जोधपुर में पड़ता है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जबकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में पड़ता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला, ये भी कुछ केंद्र दिए हुए हैं, कुछ अनुसंधान संस्थान या कुछ संस्थान दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असुमेलित है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, ये बेंगलोर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में पड़ता है, ये भी ठीक है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये कोलकाता में नहीं है दोस्तों, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये अल्मोड़ा में पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एजेंडा 21 संबंधित है। अगला, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भूमि परीक्षण के लिए जीएम फसलों को अनुमति दी है, निम्न में से कौन सम्मिलित है? देखिए, अनुवांशिक फसलें होती हैं, इनके जो बीज होते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, हर बार आपको नए बीज लेने पड़ते हैं, पुरानी फसल के बीजों का आप प्रयोग नहीं कर पाते, जिस वजह से किसान इनका बहुत विरोध करता है। और ये भारत में फसलों में, व्यावसायिक फसलों में, मतलब जो बेचने करने के लिए जो किसान फसल उगाता है उनमें इनके प्रयोग को परमिशन नहीं दी गई है। एक बीटी कपास को परमिशन मिली हुई है, जीएम सरसों पे बहुत विवाद है, बीटी बैगन पे बहुत विवाद है, गेहूं में, चावल में, इन सब में तो परमिशन है ही नहीं। लेकिन परीक्षण के तौर पर यानी प्रायोगिक तौर पर रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज में इसको परमिशन दी गई है। और किन किन फसलों पे परमिशन दी गई है? तो कपास पे दी गई है, मक्का पे दी गई है, गेहूं पे दी गई है और साथ ही चावल पे दी गई है, यानी इन चारों फसलों पे दी गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, यहां लिख लीजिएगा उपरोक्त सभी। ये थोड़ा एरर हो गया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्न। देखिए, मेरा प्रयास ये है कि हर टॉपिक से जहां जहां बनते हैं लगभग 100 प्रश्न करा दिए जाएं, तो आपके पास में 2500-2600 प्रश्नों का बैंक हो और आपको 100 प्रश्न आने थोड़े डीप आएंगे, लेकिन इतने प्रश्नों में से तो आएंगे ही आएंगे ना। देखिए, हम प्रयास में कहां तक सफल होते हैं, अपनी यात्रा पर तो निकल चुके हैं। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो हम अपनी मंजिल को भी प्राप्त करेंगे, हमारे प्रश्न बैंक पूरे होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। चलिए फिर, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।